नमस्कार। आइए बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म के बारे में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बहुत सारे जो फिजियोलॉजी अटैच्ड है और जो एनाटमी है वेजाइना की, यूट्रस की, एपिथेलियम है, ये सब बातें हम जल्दी से अपने रैपिड रिवीजन में करेंगे ताकि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आए हम अपने 5 से 6 मार्क्स जो गायनी के होते हैं वो इसी में से उठा लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो यूट्रस है इसकी लेंथ होती है 7 टू 8 सेंटीमीटर्स। जो एक नल्ली पैरस, मतलब जिस स्त्री का कभी भी बच्चा ना हो उसको नल्ली पैरस कहते हैं। और अगर कोई मल्टी पैरस है जिसके बच्चे हों तो मल्टी पैरस औरत में यह है 8 से 10 सेंटीमीटर तक का लेंथ। तो ये जो यूट्रस का लेंथ है ये पूरा लेंथ मैंने बताया 7 टू 8 सेंटीमीटर है। पर अगर केवल मैं सर्विक्स की लेंथ बोलूं तो सर्विक्स की लेंथ होती है जो गर्दन, सर्विक्स गर्दन, जैसे हमारी गर्दन को भी सर्विक्स बोलते हैं और यूट्रस की गर्दन को भी सर्विक्स बोलते हैं। तो ये सर्विक्स की लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, 3.5 टू 4 सेंटीमीटर भी बोला जाता है। और अगर ये लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हो तो इसको शॉर्ट सर्विक्स बोलते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि अगर सर्विक्स शॉर्ट होता है और प्रेगनेंसी होती है पेशेंट को तो ये सर्विक्स जल्दी खुल सकता है और जल्दी खुलने की वजह से पेशेंट को अबॉर्शन या प्रीटर्म लेबर हो सकता है। तो ये है हमारे यूट्रस की लेंथ। अब जो वेजाइना है, वेजाइना का ये जो एरिया है, देखिए आप, ये सर्विक्स है यहां पे जो दिखा रहा हूं, ये नीचे जो एरिया इसको वेजाइना बोलते हैं। ये मैं आपको एक कॉर्नल सेक्शन में सामने से दिखा रहा हूं। अगर एक स्त्री को हम ऐसे काट के सामने से यूट्रस दिखाएं तो यूट्रस का सेक्शन ऐसे दिखता है। अब मैं अगर इस स्त्री को ऐसे साइड से, राइट साइड से उसके पेल्विस में दिखाऊं तो ये यूट्रस और सर्विक्स कैसे दिखता है, ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर वेजाइना और ये है वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइना की लेंथ क्या होती है, तो ये देखिए जो एंटीरियर वेजाइनल लेंथ है और जो पोस्टीरियर वेजाइनल लेंथ है इसमें थोड़ा सा फर्क है। एंटीरियर वेजाइनल लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर की और पोस्टीरियर वेजाइनल लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर की। अब इसमें जो फेलोपियन ट्यूब है, ये जो ट्यूब मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, इसकी लेंथ होती है 7 टू 12 सेंटीमीटर। अब ये जो सर्विक्स की लुक है, देखिए अभी मैं आपको यूट्रस ऐसे दिखा रहा हूं, मेरे हाथ की तरफ देखिए यूट्रस के जैसा है। अब अगर मैं इस सर्विक्स को आपको एंड ऑन व्यू दिखाऊं, जैसे कि आप ओपीडी में अगर किसी की विजाइना में स्पेकुलम डाल के देखें तो सर्विक्स देखने में कैसे लगता है, तो ये सर्विक्स का जो माउथ है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है मैं ये बताना चाहता हूं। तो सर्विक्स का मुंह देखने में एक सर्कुलर शेप का होता है या फिर ट्रांसवर्स शेप का भी हो सकता है। जाहिर है ये एक नल्ली पैरस, ये वो स्त्री है जिसका कभी बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए ये एक सर्कुलर छोटा सा मुंह होता है। फिर किसी स्त्री का अगर बच्चा हुआ है, आप जानते हैं कि डिलीवरी में सर्विक्स कम से कम 10 सेंटीमीटर खुलता है, उसके बाद बच्चा बाहर निकलता है। तो वो जब सर्विक्स अपने वापस नॉर्मल साइज पे जाता है वो कभी भी ऐसा छोटा और राउंड नहीं रहेगा, वो ट्रांसवर्स हो जाता है। तो मल्टी पैरस औरतों में ये ट्रांसवर्स शेप होता है माउथ का। तो सर्वाइकल ऑस का शेप क्या होता है, ये भी आपके नीट एग्जाम का एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं ओवरी का और ट्यूब का क्या रिलेशन होता है। आप जानते हैं कि ओवरी में हर महीने एक फॉलिकल बनता है जिसमें एक oocyte होता है, फिर ये फॉलिकल रप्चर कर जाता है और उसमें से oocyte बाहर निकलता है और ये ट्यूब में चला जाता है। तो इसको अगर सक्सेसफुल होना है इस प्रोसेस को, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये पंजे के जैसी होती है, क्लास्प, तो इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। तो इसमें फिम्ब्रिया होता है और फिम्ब्रिया एक पंजे के जैसा होता है, तो फिम्ब्रिया के बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं और जो लॉन्गेस्ट स्ट्रैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिया ओवेरिका। तो ये जो फिम्ब्रिया होता है ये ओवरी के ऊपर होता है और ये ओवरी को पकड़ लेता है। तो जैसे ही ओवरी ओवुलेट करती है ये फिम्ब्रिया इसे कैच कर लेता है। तो ये जब ओवुलेशन होता है और ये अंडा मिस ना हो जाए तो ये फिम्ब्रिया ओवरी के ऊपर ऐसे पड़ा रहता है। ओवुलेशन हुआ, अंडा आया और फिम्ब्रिया ने पकड़ लिया और ये फिर पेरिस्टाल्टिक एक्शन से ओवरी के बाद जब oocyte निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब में पेरिस्टाल्टिक एक्शन से आगे की तरफ जाता है, यूट्रस की तरफ जाता है। पर याद रखिए पेरिस्टाल्टिक एक्शन तो एक चीज है, साथ में ट्यूब में होता है सीलिया, तो सीलिया भी इसमें हेल्प करता है। तो सीलियरी एक्शन प्लस पेरिस्टाल्सिस will
मूव द एग, मूव एग इन फैलोपियन ट्यूब, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो यूट्रस, ट्यूब, सर्विक्स और वजाना है, इसका एपिथेलियम क्या होता है। एक बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी एपिथेलियम बॉडी का जो शरीर बाहर का है, जो एक्सपोज पार्ट है बॉडी का, उसमें थोड़ा सा कठोर एपिथेलियम होना चाहिए। जैसे चमड़ी है हमारी, ये थोड़ी कठोर होनी चाहिए क्योंकि बाहर धूप है और पोल्यूटेंट्स हैं, गर्मी है, तो इसलिए जो हमारे बाहर का जो शरीर का जो बाहर का एपिथेलियम होता है वो हमेशा स्क्वामस होता है। अंदर के एपिथेलियम हमारे सॉफ्ट होते हैं, कॉलमर होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि फैलोपियन ट्यूब का एपिथेलियम होता है सिलेटेड कॉलमनार, और यूट्रस, ये देख रहे हैं आप यूट्रस, यूट्रस में भी माइक्रोविल्लाई होते हैं, तो यूट्रस में भी सिलेटेड कॉलमनार होता है, तो इसको भी हम सिलेटेड कॉलमनार कर देते हैं। और आपको पता है कि जो वेजाइना है, वेजाइना का एपिथेलियम स्क्वामस होता है। अब ये सर्विक्स जो है, ये वेजाइना तो स्क्वामस है ही, अब जो सर्विक्स का जो एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये जो एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये भी स्क्वामस ही होता है। तो सर्विक्स भी स्क्वामस है, जो एक्सपोज पार्ट है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, जब यूट्रस सर्विक्स बन जाता है तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑस। आपको पता है ये जो एरिया है, आपको सबको पता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। अब जहां पे यूट्रस सर्विक्स बन जाए उसे बोलते हैं इंटरनल ऑस, पर जो एपिथेलियम है यूट्रस का, जो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, ध्यान देंगे, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो यूट्रस का सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, वो अभी भी सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम ही रहेगा थोड़ी नीचे तक। अब थोड़ी देर के, थोड़ी नीचे जाने के बाद ये एपिथेलियम बदल जाता है और ये होने लग जाता है प्लेन कॉलमनार एपिथेलियम। तो ध्यान देंगे आप कि यूट्रस का एपिथेलियम सिलेटेड कॉलमनार, फिर जब सर्विक्स शुरू होता है, इनिशियली सर्विक्स का एपिथेलियम अभी स्टिल, जो लाल कलर में मैंने बनाया, ये अभी भी सिलेटेड कॉलमनार है। उसके बाद ये हो जाता है कॉलमनार एपिथेलियम, और कुछ देर के बाद और थोड़े नीचे जाने के बाद ये एपिथेलियम आपको पता है चेंज होने लगेगा, क्योंकि बाहर स्क्वामस होना है। तो यहां पे जो एरिया है कॉलमनार से नीचे और स्क्वामस के ऊपर, ये जो मैं येलो में एरिया बना रहा हूं, ये एरिया है जहां पे कॉलमनार एपिथेलियम एक्सपोज होके स्क्वामस एपिथेलियम बन रहा है। फिर से हम ध्यान देंगे कि जो बाहर का एपिथेलियम है सर्विक्स का है वो है स्क्वामस, यूट्रस का एपिथेलियम है सिलेटेड कॉलमनार। जब इंटरनल ऑस आ जाता है तो यूट्रस सर्विक्स बन जाता है, पर एपिथेलियम अभी भी सिलेटेड कॉलमनार है। और थोड़ा नीचे जाने के बाद ये जो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, अब वो कॉलमनार एपिथेलियम बन जाता है। देखिए ये है कॉलमनार एपिथेलियम। और फिर जब ये सर्विक्स, और जब नीचे एपिथेलियम देखते हैं तो सर्विक्स खुलने लगता है, बाहर का एपिथेलियम बनने लग जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था जितने भी बाहर के एपिथेलियम है वो कठोर होते हैं, स्क्वामस होते हैं। तो वजाइना स्क्वामस है, सर्विक्स भी स्क्वामस है। अंदर का जो एपिथेलियम है सर्विक्स का वो कॉलमनार, उससे ऊपर थोड़ी सिलेटेड कॉलमनार। तो जैसे जैसे ये कॉलमनार एपिथेलियम एक्सपोज होने लगता है वो बदलने लगता है। जब वो बदलने लगता है वो स्क्वामस की तरफ बदलने लगता है। तो कॉलमनार इज गेटिंग एक्सपोज एंड बिकमिंग स्क्वामस। तो ये जो एरिया जहां पे कॉलमनार एक्सपोज होकर स्क्वामस बन रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशनल जोन, यहां पे कॉलमनार एपिथेलियम चेंज हो रहा है और स्क्वामस बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये जो मैंने आपको पूरा एपिथेलियम की एनाटॉमी बताई, जहां पे यूट्रस बदलता है वो होता है इंटरनल ऑस, पर जहां पे एपिथेलियम बदलता है वहां पे भी होता है इंटरनल ऑस। तो ऊपर वाले इंटरनल ऑस को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस, और जहां पे एपिथेलियम चेंज होता है उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। और फिर ये जो कॉलमनार एपिथेलियम शुरू हुआ,
वो फिर जाके बदलने लगता है, और जो एरिया, जिस एरिया में ये कॉलमनार एपिथेलियम एक्सपोज होकर स्क्वामस बन रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन जोन, और उसके बाद नीचे जाके बन जाता है स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एनाटॉमी के क्वेश्चंस हैं। हमसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस, इन दोनों में से ऊपर कौन सा होता है? जाहिर है कि एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस ऊपर होता है। अब ये जो एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस है, ये जो एरिया है इसके बीच में जो है, इसको बोला जाता है इस्थमस, इस्थमस ऑफ द सर्विक्स। तो यूट्रस में एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस के बीच के एरिया को बोला जाता है इस्थमस, फिर आता है कॉलमनार एपिथेलियम, फिर आता है ट्रांसमिशन जोन, और फिर आता है एक्सटर्नल लॉस, और वहां पे जो एपिथेलियम है आपको पता है वो होता है स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये ट्रांसमिशन जोन का महत्व क्या है? आपको पता है कि कॉलमनार एपिथेलियम एक्सपोज होकर ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्क्वामस में, तो यहां पे सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, कॉलमनार बिकमिंग स्क्वामस, कॉलमनार बिकमिंग स्क्वामस। तो ये सेल कॉन्स्टेंटली सेल डिवीजन में है, तो इसलिए इन सेल्स के ऊपर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का असर सबसे पहले होगा। देखिए उसके ऊपर के सेल रेस्टिंग है, पीले वाले जो सेल है उसके नीचे वाले सेल्स भी रेस्टिंग है। ये जो पीले वाले सेल मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जोन के बताए हैं, यहां पे सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। तो जहां पे सेल एक्टिवली डिवाइड करते हैं वहां पे एचपीवी का एक्शन आता है, और एचपीवी यहां पे आके यहां का कोड बदल देता है। यहां पे कोड क्या है? कॉलमनार एक्सपोज, you should become squamous, columnar becoming squamous, columnar becoming squamous, बीच में आ गया human papilloma virus, columnar becoming abnormal squamous। yes, तो ये ट्रांसमिशन जोन का महत्व है कि यहां पे सीए सर्विक्स सबसे पहले शुरू होता है। तो ट्रांसमिशन जोन का महत्व क्या है? तो ये जो ट्रांसमिशन जोन मैंने आपको बताया, यहां पे जो मैंने आपको बना के दिखाया था, ये जो एरिया है येलो कलर में बना रहा हूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन, यहां पे सीए सर्विक्स सबसे पहले शुरू होता है। सो इसका अप्लाइड एनाटॉमी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जोन सीए सर्विक्स मतलब डिस्प्लेसिया सबसे पहले यहां शुरू होता है, स्टार्ट्स हियर फर्स्ट। दैट्स व्हाई अगर मेरे को पता है कि ट्रांसमिशन जोन में से सर्विस सबसे पहले शुरू होता है, तो अगर मुझे किसी स्त्री का पैप स्मीयर करना है, तो पैप स्मीयर हम कहां से करते हैं? सर्विक्स में। और सर्विक्स में कौन से भाग का सैंपल करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है? याद रखिए, ट्रांसमिशन जोन का सैंपलिंग करना अनिवार्य होता है। देयरफॉर पैप स्मीयर डन फ्रॉम cervix should have transmission zone cells। अगर ये ट्रांसमिशन जोन सेल्स नहीं मिलते हैं, मैंने एक पैप स्मीयर किया, आपको पता है पैप स्मीयर करने के लिए एक आयर स्पैचुला यूज किया जाता है, तो जब मैंने ये पैप स्मीयर किया, ये पैप स्मीयर करने के लिए आयर स्पैचुला से जब मैंने यहां पे स्क्रैप किया, 360 डिग्री रोटेट करते हैं वंस, तो उस पैप स्मीयर के जो आयर स्पैचुला में हम सेल्स लेते हैं, वो सेल्स जब आप स्लाइड पे प्लेट करते हैं, उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ट्रांसमिशन जोन सेल्स जरूर दिखने चाहिए, और अगर नहीं दिखते हैं तो पैप स्मीयर को रिपीट करना है। नीट का क्वेश्चन है कि इफ यू आर डूइंग अ पैप स्मीयर एंड यू डू नॉट सी द ट्रांसमिशन जोन कंपोनेंट, देन व्हाट यू डू? यू रिपीट द पैप स्मीयर। तो अगर सीए सर्विक्स शुरू होता है वो यहां शुरू होता है ट्रांसमिशन जोन पे, एंड पैप स्मीयर इसलिए यहां पे किया जाता है। तो ट्रांसमिशन जोन इज लोकेटेड 1.7 to 2.3 centimeters from external os। लॉन्ग टाइम बैक नीट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। चलिए, तो एक और अप्लाइड एनाटॉमी का एस्पेक्ट है यहां पे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हमने बात करी एपिथेलियम की, तो एक होता है एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस, और फिर नीचे होता है हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। मैं ऑस लिख रहा हूं यहां पे। तो इसका जो एरिया बीच में होता है उसे बोलते हैं इस्थमस। ये मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था। इस्थमस का साइज होता है 0.5 सेंटीमीटर्स जब एक यूट्रस प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब प्रेगनेंसी की बात कहां से आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब यूट्रस प्रेग्नेंट होता है और उसमें एक बेबी होता है, और ये यूट्रस फुल टर्म पे है,
और उसमें एक शिशु है भी। अब ये जो यूट्रस इतना बड़ा हो गया और फुल टर्म प्रेगनेंसी है, तो ये जो इस्थमस था, ये एरिया फैल के बन जाता है लोअर सेगमेंट। ये जो मैंने एरिया बनाया है इसको बोला जाता है लोअर सेगमेंट। इस पूरे एरिया को आप याद रखें, ये लोअर सेगमेंट है। तो ये लोअर सेगमेंट किससे बनता है? ये लोअर सेगमेंट बनता है इस्थमस से। सो इस्थमस होता है 0.5 सेंटीमीटर, लोअर सेगमेंट होता है 7 सेंटीमीटर। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब यूट्रस लेबर में जाता है, ध्यान दीजिए कि जब इस यूट्रस को, बच्चे को बाहर पुश करना है, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो अपर सेगमेंट होता है, अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन लेता है, ये मरोड़ लेता है। जब ये मरोड़ लेगा तो बच्चे को नीचे धक्का देगा। अब जो निचला हिस्सा होता है वो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चा नीचे जा ही नहीं पाएगा। तो ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे का हिस्सा लोअर सेगमेंट रिलैक्स करता है। तो मेरे हाथ की तरफ देखिए, अगर मेरा हाथ एक यूट्रस के जैसे है और ये मेरे जो पंजे हैं ये लोअर सेगमेंट जैसे हैं, तो उस पिक्चर को, मेरे हाथ को एक साथ देखिए, अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लोअर सेगमेंट रिलैक्सेस, तभी ये बच्चा नीचे की तरफ जाता है लेबर में। अपर कॉन्ट्रैक्ट्स, लोअर रिट्रैक्ट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि लोअर सेगमेंट जब रिलैक्स करता है तभी बच्चा नीचे जाता है, तो तभी इस एरिया में बन जाता है एक रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। और अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, लोअर सेगमेंट रिट्रैक्ट्स, और ऐसे बच्चा नीचे जाता है। तो इस्थमस का महत्व क्या है? ये लोअर सेगमेंट बनाता है। और लोअर सेगमेंट का महत्व क्या है? हम सिजेरियन सेक्शन भी तो इधर ही करते हैं, सबसे कॉमन LSCS। LSCS हम लोअर सेगमेंट में क्यों करते हैं? आपको सबको पता है कि कोई भी आपने सिजेरियन जो असिस्ट किया है जब आप इंटर्न्स थे, या आप अगर MCI के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होगा आपके घर में किसी भी स्त्री का अगर सिजेरियन हुआ है तो वो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है। तो लोअर सेगमेंट हम कौन सी इंसिशन की बात कर रहे हैं? एब्डोमेन इंसिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूट्रस के इंसिशन की बात कर रहे हैं। तो यूट्रस का जो इंसिशन होता है वो लोअर सेगमेंट में हम लोग क्यों देते हैं? अपर में भी तो दे सकते हैं। ऊपर में अगर इंसिशन देते हैं तो उसे बोला जाता है क्लासिकल, पर हम लोअर सेगमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि इस बार तो किसी वजह से मान लीजिए सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा, पर अगली बार तो मैं नॉर्मल करना चाहूंगा ना। ये मत सोचिए कि किसी का एक बार सिजेरियन होता है हर बार उसका सिजेरियन ही होना है। याद रखिए कि अगर पहली बार सिजेरियन करना पड़ा, मान लो फीटल डिस्ट्रेस है, अगली बार मैं उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कर सकता हूं। ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, ये सब आपसे MCQ पूछे जाते हैं। वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन हम कब कर सकते हैं? हम तब कर सकते हैं जब पिछली बार उसका जो सिजेरियन हुआ था वो अगर लोअर सेगमेंट में दिया गया हो। तो उससे क्या फायदा है कि इस बार जब ये स्त्री प्रसव में जाएगी, लेबर में जाएगी, तब ऊपर का जो हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे का हिस्सा लोअर सेगमेंट जहां आपने कट किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो रिलैक्स करता है। तो इसलिए वो फटता नहीं है कभी भी, इसलिए लोअर सेगमेंट सिजेरियन किया जाता है। रिवाइंड कीजिए और फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हम क्यों करते हैं? इस बार हमने लोअर सेगमेंट सिजेरियन किया ताकि अगली बार स्त्री का नॉर्मल डिलीवरी का चांस बनता है। तभी हम कहते हैं ट्रायल ऑफ लेबर या वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन इज डन अगर पिछली बार लोअर सेगमेंट सिजेरियन किया हो, और एक ही सिजेरियन के बाद हम लोग अगली बार ट्रायल दे सकते हैं। अगर 2 सिजेरियन हो गए और तीसरी प्रेगनेंसी है तो हम ट्रायल नहीं देते हैं। देखो रॉयल कॉलेज में क्या लिखा है, अमेरिकन कॉलेज में क्या लिखा है, वो सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। आपसे प्रैक्टिकली इंडिया के मेडिकल कॉलेज में क्या होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट की मैंने आपको यहां पे विशेषता बताई, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर सेगमेंट इज मेड फ्रॉम द इस्थमस, और इस्थमस की एनाटॉमी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए रैपिड रिवीजन है, पर इतना भी रैपिड नहीं कि हम ये बेसिक्स को मिस कर दें। चलिए अब ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ओवरी का साइज है ये है 3.5 इंटू 3 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये जो आखिरी पैरामीटर है ये 2.5 to 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो अगर इसकी वॉल्यूम बोले हम ओवरी की तो ये है 3.5 इंटू 3 इंटू 2.5 इंटू 5/9। तो अगर मोर देन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ओवरी। तो ये इंक्रीज वॉल्यूम देखी जाती है PCOS में। नॉर्मल ओवरी की वॉल्यूम 3.5 इंटू 3 इंटू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 होती है। चलिए तो आगे देखते हैं कि ओवरी का फंक्शन क्या है।
इस ओवरी में अगर मैं आपको दिखाऊं, हर महीने एक फॉलिकल बनता है और उस फॉलिकल में एक oocyte होता है। ऑफ कोर्स इस फॉलिकल में फ्लूइड भी होता है, तो उसको मैं आपको फॉलिकुलर फ्लूइड बना देता हूं। चलिए, इसमें फॉलिकुलर फ्लूइड भी होता है। अब ये जो फॉलिकल है, इस फॉलिकल को हम बोलते हैं, जो बड़ा हो गया है, ये 15 से 20 मिलीमीटर का होता है। इसे बोलते हैं एक डोमिनेंट फॉलिकल। डोमिनेंट फॉलिकल ओवर द अदर्स, जो अभी मैच्योर हो गया है। मैच्योर साइज क्या होता है? 15 से 20 मिलीमीटर का। तो डोमिनेंट फॉलिकल है जो मैच्योर हो गया है। ये कितने होते हैं? मंथली वन, ओनली वन इज देयर पर मंथ। एक स्त्री हर महीने एक अंडा रिलीज करती है। तो वो अंडा कहां होता है? अंडे का घर का नाम है फॉलिकल, डोमिनेंट फॉलिकल। एक बड़ा फॉलिकल जो मैच्योर हो गया उससे बोला जाता है डोमिनेंट फॉलिकल। मतलब डोमिनेंट का मतलब बार बार क्या है? डोमिनेंट मतलब दूसरों पे डोमिनेंट। दूसरे कौन है यहां पे? और तो कोई दिख नहीं रहा है। चलिए बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये खुद 7वां। 7 से 8 हर महीने एंट्रल फॉलिकल बनते हैं। एंट्रल फॉलिकल्स, इनका साइज होता है 2 से 6 मिलीमीटर का और ये होते हैं फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स। फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल लिख देता हूं मैं। तो ये फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स का मतलब हुआ कि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी इनमें भी होता है। अब एक ये डोमिनेंट फॉलिकल है, इसमें तो बहुत सारा पानी है और ये 15 से 20 मिलीमीटर का है। एंट्रल फॉलिकल 2 से 6 मिलीमीटर के होते हैं। और ये आपका एमसीए का क्वेश्चन था कि भाई एंट्रल फॉलिकल का साइज क्या होता है। एक क्वेश्चन नीट का आया था कि पीसीओएस में जो फॉलिकल होते हैं मैच्योर नहीं होते, तो पीसीओएस के फॉलिकल का साइज क्या होता है? एंट्रल फॉलिकल साइज के पीसीओएस के फॉलिकल्स होते हैं और पीसीओएस में मैच्योरिटी नहीं होती है। तो ये एंट्रल फॉलिकल को ऐसे चलते फिरते मत पढ़ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, एमसीक्यू आते हैं इसके ऊपर। तो ये जो एंट्रल फॉलिकल 2 से 6 मिलीमीटर के होते हैं, ये 6 से 7 एंट्रल फॉलिकल होते हैं प्रति माह। अब इनमें से एक मैच्योर हो जाता है, जो हो जाता है डोमिनेंट फॉलिकल। तो मैच्योर फॉलिकल का साइज एमसीक्यू है 15 से 20 मिलीमीटर, एंट्रल फॉलिकल का होता है 2 से 6 मिलीमीटर। अब ये एंट्रल फॉलिकल किस में से बनते हैं? एंट्रल फॉलिकल बहुत सारे छोटे छोटे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में। ये जो छोटे वाले फॉलिकल्स हैं, ये हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हर ओवरी में हर महीने 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रति माह ये इस्तेमाल होते हैं। एक महीने में एक स्त्री की ओवरी में 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से 6-7 एंट्रल बन जाते हैं और उसमें से एक डोमिनेंट बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि औरतों की जो अंडाशय हैं उनमें भी सिलेक्शन होता है। देखिए, आदमियों की स्पर्म्स की सिलेक्शन तो आपको अच्छी भली भांति याद होता है। आपको पता है कि आदमियों में करोड़ों स्पर्म्स होते हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा एक स्पर्म होता है वो जाके अंडे को फर्टिलाइज करता है। औरतों में भी ऐसी कुछ हो रहा है भाई, उसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने। तो औरतों की अंडे की सिलेक्शन कैसे होती है? प्रतिमा 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसमें से 6-7 का फाइनल इंटरव्यू होता है और फाइनल इंटरव्यू में से एक को सेलेक्ट किया जाता है ओवुलेट करने के लिए। तो औरतों के अंडाशय में भी ऐसा ही सिलेक्शन हो रहा है जैसे कि स्पर्म्स का सिलेक्शन होता है। तो 1000 हर महीने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इस्तेमाल हो जाते हैं एक अंडे को ओवुलेट करने के लिए। तो आपको अच्छे से याद है कि एक अंडा प्रतिमा एक किसी औरत के बॉडी में रिलीज होता है। उस एक अंडे को रिलीज करने के लिए 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स यहां पे खराब हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कहना। तो बेस्ट oocyte विल कम इनटू द ट्यूब आफ्टर ओव्यूलेशन। सबसे अच्छा अंडा आएगा ओव्यूलेशन के बाद, बड़ी सिलेक्शन के बाद, और बेस्ट स्पर्म करोड़ों में एक आएगा ट्यूब में जब संभोग होता है। तो सबसे अच्छा स्पर्म, सबसे अच्छा अंडा, सबसे अच्छा भ्रूण बनाता है, जो सबसे अच्छे मनुष्य बनाता है। तो एक मनुष्य को बनाने में दोनों गैमीट्स में अच्छा सिलेक्शन होना जरूरी है। स्पर्म्स भी सबसे अच्छा चाहिए और अंडा भी सबसे अच्छा चाहिए। और अंडे की सिलेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हर महीने 1000 फॉलिकल्स इस्तेमाल हो जाते हैं एक अच्छा अंडा बनाने के लिए। यहां तक हमको समझ में आया। पर औरतों की स्टोरी में एक थोड़ा सा सैड पार्ट है। एक औरत जब पैदा होती है वो एक स्थिर नंबर को, एक
डेडिकेटेड नंबर के साथ पैदा होती है अंडों को लेके। उसके ये अंडे अब बढ़ने वाले नहीं हैं। फिर से सुनिए, एक लिमिटेड नंबर के साथ एक स्त्री पैदा होती है, लिमिटेड अंडे लेके पैदा होती है। पुरुष में हर महीने जब वो प्यूबर्टी हो जाती है, लड़कों में 12-13 साल के लड़के, उनकी बॉडी में स्पर्म्स बनने लग जाते हैं और वो स्पर्म्स उनकी पूरी लाइफ में बनते रहते हैं। वो 40 में भी स्पर्म बनेंगे, 50, 60, 70, 80 साल के आदमी के शरीर में भी स्पर्म्स बन रहे होते हैं। पर एक स्त्री के शरीर में अंडे बहुत लिमिटेड होते हैं। जब वो पैदा होती है उसके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स है, और जब वो जवान होती है प्यूबर्टी में 12-13 साल की उम्र में, हर महीने 1000 अंडे इस्तेमाल हो जाते हैं ताकि एक अंडा ओवुलेट करे। तो ओवुलेट कितने होते हैं? एक। और एक बनाने के लिए कितने इस्तेमाल हो जाते हैं? 1000। और वो पैदा ही कुछ लिमिटेड नंबर के साथ होती है। और वो कितने नंबर्स हैं उनकी तरफ ध्यान दें, तब समझ में आएगा कि क्यों औरतें 50 साल के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो उसका सारा जो हमारा स्टोरी है उसको हम बोलते हैं फॉलिकल की स्टोरी। तो चलिए इस फॉलिकल की स्टोरी को एक बार अच्छे से समझते हैं। तो ये जो फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी में, मैंने आपको बताया ना 1000 फॉलिकल हर महीने इस्तेमाल होते हैं और अल्टीमेटली एक ओवुलेट होता है। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से शुरू होता है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल कितने होते हैं? 6 से 7 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, और वो सबसे ज्यादा होते हैं 20 हफ्ते पे, जब ये बच्चा अपनी मां के गर्भ में था। 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ पे सबसे ज्यादा प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। उसके बाद तो ये घटने शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1 to 2 मिलियन एट बर्थ। देखिए 6-7 मिलियन मैक्सिमम नंबर इज व्हेन MCQ एट 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो 1 to 2 मिलियन रह जाते हैं। उसके बाद देखिए प्यूबर्टी में और भी कम हो जाएंगे। प्यूबर्टी में हो जाते हैं केवल 3 से 4 लाख एट प्यूबर्टी। अब इसमें से प्यूबर्टी में ओवुलेशन शुरू होता है। तो यहां पे जब ओवुलेशन शुरू हो जाता है, आपको मालूम है प्रति माह कितने इस्तेमाल हो जाएंगे? 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल इस्तेमाल हो जाते हैं फॉर 1 ओव्यूलेशन। तो प्रति माह 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल यूज होने वाले हैं। तो हमको पता है कि मेंस्ट्रुअल लाइफ किसी स्त्री की होती है 12 साल से प्यूबर्टी शुरू होती है और 50 साल में पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अराउंड 38 इयर्स की मेंस्ट्रुअल लाइफ है। तो अगर एक महीने में 1000 फॉलिकल इस्तेमाल होते हैं तो एक साल में 12000 फॉलिकल इस्तेमाल होने वाले हैं। तो 38 साल में कितने हो जाएंगे? 38 साल में 12000 फॉलिकल अगर हर साल इस्तेमाल होते हैं तो 38 साल में 4,56,000 फॉलिकल्स इस्तेमाल हो जाएंगे। तो देखिए पैदा हुई थी ना 3 से 4 लाख, 4.5 लाख मान लीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा 4-4.5 लाख फॉलिकल 50 साल की उम्र में आते आते खत्म हो जाएंगे। आप सब लोग जानते हैं जो फॉलिकल बनता है उसी में तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनता है, उसी की वजह से ही तो परतें बनती हैं यूट्रस में, और यूट्रस में हर महीने पीरियड इस फॉलिकल की वजह से ही तो आ रहा है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो फॉलिकल है यही पीरियड्स देता है। अब ये फॉलिकल खत्म हो जाते हैं 50 में, इसलिए स्त्री का पीरियड खत्म हो जाता है 50 साल की उम्र में। आप समझेंगे कि क्यों एक स्त्री 50 साल के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं और प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती, क्योंकि फॉलिकल खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे अच्छा स्पर्म, सबसे अच्छा अंडा रिक्वायर्ड है एक सबसे अच्छा भ्रूण बनाने के लिए। पर स्त्री के लिए थोड़ा सा एक कॉशन हम हमेशा पहले बोलते हैं कि स्त्री के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल हैं, तो जितनी जल्दी इस्तेमाल कर लें फॉलिकल को उतना अच्छा है प्रेगनेंसी के लिए। तो तभी कहते हैं 20 से 25 साल एक बेस्ट टाइम माना जाता है। 20 to 25 years देयरफॉर बेस्ट टाइम फॉर प्रेगनेंसी, बेस्ट प्रेगनेंसी टाइम, क्योंकि बहुत अच्छा चॉइस है। देखिए प्यूबर्टी पे 3 से 4 लाख हैं, तो अराउंड 20-25 साल की उम्र में 2 से 3 लाख तो तब भी होंगे। एक बहुत अच्छा एक ग्रुप है, एक कोहोर्ट है, जिसके अंदर से हम 1000 फॉलिकल हर महीने इस्तेमाल करते हैं ताकि एक अंडा ओवुलेट हो। तो बेस्ट टाइम माना जाता है। डिसेंट टाइम है 25 से लेके 35 साल की उम्र। पता है हमें कि अब हम चाहते हैं कि सारे जितने भी लड़के हैं पूरी अपनी एजुकेशन पूरी करें, किसी जॉब में लग जाएं और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की को ही शादी करके बच्चे करने चाहिए। तो 25 से लेके 35 साल एक बहुत अच्छा टाइम है, उसमें भी हमारे पास एक बहुत अच्छा चॉइस है। पर 35 के बाद अब हमारे पास सेकेंड लाइन फॉलिकल्स, थोड़े से पुराने फॉलिकल रह जाते हैं। जितने पुराने फॉलिकल होंगे उतनी एनॉमलीज का चांस पड़ता है। ध्यान दीजिए 35 से 40 के बाद हम बोलते हैं एल्डरली ग्रेविडा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स ले रहे हैं।
35 के बाद एल्डरली ग्रेविडा बोला जाता है, और एल्डरली ग्रेविडा कोई होता है तो उसका ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, अल्ट्रासाउंड फॉर लेवल 2, कहते हैं ना टारगेटेड स्कैनिंग फॉर फीटल एनॉमलीज, टिफा स्कैन जो बोलते हैं, तो टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनॉमलीज, लेवल 2 स्कैन जो बोलते हैं, ये सब हम 35 साल के बाद ज्यादा करते हैं, क्योंकि अंडे बुरे होते हैं, अंडों की क्वालिटी खराब होती है, तो बच्चे भी खराब बनते हैं, ज्यादा चांस होता है खराब बनने का, मेरा मतलब ये हुआ। तो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इनकी जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और 40 के बाद तो भाई बहुत ही कम फॉलिकल रह गए हैं, इक्का दुक्का फॉलिकल रह गए हैं, और वो फॉलिकल इतने बुरे हैं कि 40 आफ्टर 40 हम लोग बोलते हैं 40% अबॉर्शंस इन pregnancies after 40 years age। मतलब कोई स्त्री अगर 40 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होती है तो उसमें 40% अबॉर्शन का चांस होता है। तो बेस्ट आंसर मैं बताना चाहता हूं कि बेस्ट प्रेगनेंसीज क्या होती हैं, 20 से 25 साल, बट हाँ 25 से 35 साल भी एक अच्छी अवधि है जिसमें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरी फॉलिकल की स्टोरी है ये कहां से शुरू होती है। ये शुरू होती है एक ओवरी के फॉलिकल से। फॉलिकल में होता है एक oocyte। अब ये फॉलिकल क्या करता है, ओवरी में जो स्ट्रोमा है, ओवरी में जितना भी स्ट्रोमा है, जो थीका सेल्स होते हैं, इस स्ट्रोमा में बनते हैं एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन्स जो इस स्ट्रोमा में बन रहे हैं, इस स्ट्रोमा में जो एंड्रोजन बनते हैं वो एंड्रोजन फॉलिकल में जाता है, और एंड्रोजन्स are converted to estrogens in the follicle by the aromatase enzyme। तो ये फॉलिकल ये बनाता है ईस्ट्रोजन्स। तो ये एंड्रोजन कहां से आ रहे हैं, ANDR लिखा है मैंने। ये जो एंड्रोजन है ये थीका सेल से आ रहे हैं, ये थीका सेल से निकल के फॉलिकल में जाते हैं, और फॉलिकल कन्वर्ट करता है एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन्स बाय द एंजाइम कॉल्ड एरोमेटेज। अब ये जो ईस्ट्रोजन होता है, ये ईस्ट्रोजन करता है प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो ये जो ईस्ट्रोजन है ये परत को उगाना शुरू करता है। ये जो परत है इसमें जो प्रोलिफरेशन होता है वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। इसे ध्यान दीजिए, ये मैंने ओवरी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, फॉलिकल बनाया है। ये ऑब्वियसली जो ईस्ट्रोजन है और जो बाद में प्रोजेस्टेरोन बनेंगे ये सर्कुलेशन में जाते हैं, सर्कुलेशन से जाके यूट्रस में आते हैं। ये मत बोलेंगे यहां से निकल के सीधे यूट्रस में चले गए, ऐसे मत सोचिए प्लीज। तो ये जो फॉलिकल है ये ईस्ट्रोजन बनाता है। अब ये जो फॉलिकल रप्चर होता है, कब होता है रप्चर, ये जब फॉलिकल बड़ा हो जाता है, जब ये सब ओवरी में हो रहा है, मतलब मैं इस ओवरी के अंदर क्या क्या होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है, इसमें से oocyte बाहर निकलता है। आपने मुझे बताया था कि oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वो जो पंजे के जैसे एक फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडे को पकड़ लेती है। जब ये ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद ये फॉलिकल श्रिंक हो जाता है, और ये श्रिंक होके ये पीले कलर का हो जाता है। ये फॉलिकल जब पीले कलर का हो जाता है, आपको पता है इसको बोला जाता है कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम, यहां पे क्या हुआ, इसमें जो फॉलिकुलर सेल्स थे जो पहले ईस्ट्रोजन बना रहे थे, तो फॉलिकल में ईस्ट्रोजन बनाने के जो सेल्स होते हैं, ये जो एंड्रोजन कन्वर्ट टू ईस्ट्रोजन होता है एरोमेटेज एंजाइम से होता है, ये फॉलिकल में होता है। पर ये कहां होता है, ये होता है ग्रैन्युलोसा सेल्स में। अब ये ग्रैन्युलोसा सेल ईस्ट्रोजन बना रहे होते हैं। अब फॉलिकल जब रप्चर होता है और oocyte बाहर चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ये श्रिंक होके बन जाता है कॉर्पस लूटियम, येलो बॉडी। कॉर्पस मतलब बॉडी, लूटियम मतलब येलो। ये येलो बॉडी बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन कहां से बन रहा है, ये लूटनाइज्ड कॉर्पस लूटियम येलो लूटनाइज्ड ग्रैनुलोसा सेल्स। अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जो येलो हो गए कलर में, लूटनाइज्ड हो गए हैं लूटनाइजिंग हार्मोन की वजह से। आप लोग जानते हैं ओवुलेशन बाद में पढ़ेंगे कि लूटनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है। तो ये जो लूटनाइजिंग हार्मोन ग्रैनुलोसा सेल्स को येलो बना देता है, ये येलो सेल्स बनाते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन करता है एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी। ये एंडोमेट्रियम इतना अच्छा सिक्रीटरी हो जाता है, ये एक जूसी एंडोमेट्रियम बनता है। तो
प्रोजेस्टेरॉन मेक्स द एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी, सिक्रीशन होता है और इस एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन होगा। एक सिक्रीटरी जूसी एंडोमेट्रियम चाहिए जिसके ऊपर इम्प्लांटेशन होता है। तो याद रखिए, इस यूट्रस के जो भी इवेंट्स हैं वो फॉलिकल की वजह से होते हैं। फिर से सुनिए, फॉलिकल जब ग्रो कर रहा है उसमें देखिए oocyte बन रहा है, पर ये oocyte के अलावा फॉलिकल क्या कर रहा है, फॉलिकल ईशन बना रहा है जो एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन करता है। फिर फॉलिकल रप्चर हो जाता है और oocyte चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में और ये फॉलिकल श्रिंक होकर बन जाता है कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन देता है जो एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी करता है और जूसी बना देता है जिसमें नरिशमेंट होता है। तो इसमें जब रस भर जाता है और जब भ्रूण आके इस पे बैठेगा तो उस भ्रूण को खाना मिलेगा और भ्रूण ग्रो होकर एक बड़ा बच्चा बन जाएगा। तो उसके लिए एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी होना जरूरी है। वो होता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेशनल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। तो ये होता है कारण इम्प्लांटेशन का। तो अब फिर से देखते हैं क्या हुआ। ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद अंडा आया ट्यूब में और वो एम्पुला में आ जाता है। ये जो एम्पुला में अंडा आता है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहां पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये अंडे के पास बहुत कम टाइम है। अंडे का जीवन होता है केवल 24 घंटे से 48 घंटे तक का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एक वैल्यू तो बतानी है 24 घंटे की इसकी अवधि होती है अंडे की। अब मान लीजिए स्त्री ने किया संभोग, आईसी इंटरकोर्स किया, तो ये स्पर्म्स जाके इस अंडे को यहां पे एम्पुला में फर्टिलाइज कर देंगे। तो एम्पुला में जब फर्टिलाइज होता है ये बन जाता है एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जाके यूट्रस में इंप्लांट करेगा। तो एम्पुला में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये भ्रूण बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो एम्ब्रियो रीचेस यूट्रस ऑन डे 3 to day 4, third to the fourth day from ovulation। ओवुलेशन वाले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, तभी, नहीं तो अंडे की लाइफ तो 24 घंटे ही है। तो फ्रॉम ओवुलेशन बोल दो या फ्रॉम फर्टिलाइजेशन बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि लाइफ ऑफ द एग इज 24 आवर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब ओवुलेशन होता है उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, नहीं तो उसके बाद तो अंडा मर जाएगा। तो ओवुलेशन के तीसरे या चौथे दिन पे भ्रूण पहुंचता है यूट्रस में। अब यूट्रस में आके वो 1-2 दिन जगह ढूंढता है जहां पे उसको जाके बैठना है। तो इम्प्लांटेशन होता है डे 6 पे अर्लीस्ट। तो इम्प्लांटेशन डे 6 पे अर्लीस्ट, सबसे पहले अगर पूछे तो अर्लीस्ट होता है डे 6 फ्रॉम द ओवुलेशन। पर ये इम्प्लांटेशन हो सकता है डे 6 to डे 10 तक हो सकता है। तो ये जो मैं इम्प्लांटेशन बोल रहा हूं मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, डे 6 to डे 10 फ्रॉम ओवुलेशन। पर ओवुलेशन से अगर आप दिन गिने तो 6 से 10वां दिन होता है। पर आपको पता है कि ओवुलेशन महीने के 14वें दिन पे होता है। तो अगर महीने के दिन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन में हम यही बात को पूछें तो हम बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है और उसके 6 दिन के बाद इंप्लांटेशन हो सकता है। मतलब 20वें दिन पे, महीने के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20वें दिन पे सबसे पहले इंप्लांटेशन हो सकता है। और वो और देखें तो 4-5 दिन और, मतलब 24वें दिन तक इंप्लांटेशन हो सकता है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन में बोलें तो डे 20 to डे 24th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डे 6 to डे 10 अगर हम बोलते हैं फ्रॉम ओवुलेशन, और डे 20th और डे 24th ऑफ मेंसेस, ये होता है इंप्लांटेशन विंडो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लांटेशन विंडो? किसी भी स्त्री के मासिक धर्म में सबसे अच्छा टाइम भ्रूण को बैठने का इंप्लांटेशन विंडो बोला जाता है। वो है 6 से 10वें दिन ओवुलेशन से अगर गिने, या 20वें से 24वें दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे होता है, इंप्लांटेशन विंडो। ऑलराइट, अब ये सब जो बातें मैंने आपको करी, इनको हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड चार्ट में देखते हैं। हाइपोथैलेमस से देखते हैं कैसे ये सब शुरू होता है।
तो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस का जो मीडियो बेसल न्यूक्लियस होता है, यहां से शुरू होता है ये सारा प्रोग्राम जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, फिर ओवरी को स्टिमुलेशन आता है। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है फ्रॉम द मीडियो बेसल न्यूक्लियस, या फिर उसे बोलते हैं आर्कुएट न्यूक्लियस। यहां से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक पल्सेटाइल रिलीज होता है जो 1 in 60 मिनट्स होता है इन द फॉलिकुलर फेस एंड 1 in 90 मिनट्स होता है लूटियल फेस में। ये पल्सेटाइल रिलीज है follicular phase, faster in follicular phase, longer in luteal phase. So 1 in 60 minutes, 1 in 90 minutes in the luteal phase. तो ये पल्सेटाइल रिलीज है। अब गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां एक्ट कर रहा है? पिट्यूटरी पे। तो क्या रिलीज करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विल रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स। कम से कम ये तो बोलिए। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन्स। वो कहां पे एक्ट करेंगे? गोनाड पे एक्ट करेंगे। तो गोनाडोट्रोपिन्स, ये जो एफएसएच और एलएच हैं, इनको हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, और ये एक्ट करते हैं गोनाड पे। तो हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं, स्त्री का गोनाड होता है ओवरी। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जेएनआरएच जब पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, महीने के शुरुआती दिन में एफएसएच रिलीज करता है, ये फॉलिकल को ग्रो करता है। और आपने मुझे बताया कि फॉलिकल में एंड्रोजन्स आर एरोमेटाइज्ड टू ईस्ट्रोजन्स, तो ईस्ट्रोजन निकलता है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे जाके प्रोलिफरेशन करता है, और ये ब्रेन को एक फीडबैक बोलता है कि ब्रेन अब मैं बड़ा हो चुका हूं, तो तुम भाई एफएसएच भेजना बंद करो, मैं मैच्योर हो चुका हूं। तो एफएसएच जब निकलता है वो फॉलिकल को ग्रो करता है, और जब फॉलिकल एक मैच्योर साइज का 15 से 20 मिलीमीटर का होता है, वो इतना ईस्ट्रोजन बना देता है ताकि ब्रेन को पता चलता है कि भाई ये फॉलिकल रेडी हो गया है, अब मुझे एफएसएच भेजने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेन को कौन मना करता है? ये फॉलिकल ही मना करता है ब्रेन को कि भाई अब तुम मुझे और एफएसएच मत भेजो। तो कैसे मना करता है? ईस्ट्रोजन भेज के। कितना ईस्ट्रोजन? ईस्ट्रोजन होता है 150 टू 200 पाइकोग्राम्स ईस्ट्रोजन बनता है ओवरी से। वो ब्रेन को मैसेज कहता है कि भाई एफएसएच बंद कर दो, अब एलएच भेजो। ये फॉलिकल ही ब्रेन को बोलता है भाई एलएच भेजो, मैं रेडी हूं, फटने को तैयार बैठा हूं। क्योंकि फॉलिकल में आपको पता है एक अंडा बना होता है, वो अंडे ने रिलीज होना है। तो अंडे को रिलीज होने के लिए चाहिए लूटनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो पिट्यूटरी अब एलएच भेजेगी, क्यों भेजेगी? क्योंकि हाइपोथैलेमस को खबर आनी चाहिए कि भाई फॉलिकल रेडी है। तो हाइपोथैलेमस नीचे ब्रेन कैसे देखता है? देख नहीं सकता है। फॉलिकल इतना ईस्ट्रोजन बनाता है, 200 पाइकोग्राम ईस्ट्रोजन बनाता है, ब्रेन को बोलता है भाई मैं रेडी हो गया हूं, एलएच भेजो। तो ब्रेन को कैसे पता चलता है कि फॉलिकल रेडी है? ब्रेन के पास मैसेज आता है कि इतना ईस्ट्रोजन बन चुका है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द एलएच सर्ज? द हाई ईस्ट्रोजन। तो ये जो ईस्ट्रोजन है, ब्रेन को बोलता है कि भाई तुम एलएच भेजो। तो पॉजिटिव फीडबैक, ये हाई ईस्ट्रोजन इज पॉजिटिव फीडबैक फॉर द एलएच एंड नेगेटिव फीडबैक फॉर द एफएसएच। तो ये हाई ईस्ट्रोजन ब्रेन को बोलता है तुम एलएच भेजो, एलएच आता है, फॉलिकल रप्चर होके जब बाहर उस साइड निकलता है, वो श्रिंक होके कॉर्पस लूटियम बन जाता है। तो ये जो कॉर्पस लूटियम है, ये येलो कलर का जो येलो बॉडी है, इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स लूटिनाइज हो गए हैं और वो बनाते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को कर देता है सिक्रीटरी, और ये प्रोजेस्टेरॉन ब्रेन को बोलता है कि भाई अब तुम एलएच मत भेजो। तो दो चीजें यहां पे याद रखनी है कि अगर किसी स्त्री के बॉडी में जब एफएसएच निकलता है तो वो किस पर्पस से निकलता है। एफएसएच क्या क्या करता है आपने देख लिया, कहां करता है, कैसे करता है, 2 स्लाइड में हमने देख लिया। बट ये याद रखिए जब पिट्यूटरी से एफएसएच निकला तो ओवरी से ऐसी क्या चीज निकली जो ब्रेन में वापस गई? एफएसएच निकला ताकि ओवरी बनाए ईस्ट्रोजन। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफएसएच? व्हेन द पिट्यूटरी इज रिलीजिंग एफएसएच, उसका पर्पस है कि ईस्ट्रोजन वापस आए ब्रेन में। कैसे बनता है आप लोग को मालूम है कि वही एफएसएच फॉलिकल पे एक्ट करके एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है ईस्ट्रोजन में, ग्रैनुलोसा सेल में होता है, एरोमेटाइजेशन से होता है, ये सब आप जानते हैं। बट आप इतना एक मूल मंत्र जरूर याद रखें कि जब एफएसएच ब्रेन से निकलता है, क्यों निकलता है? ताकि ईस्ट्रोजन वापस आए। तो व्हेन FSH comes out of the brain, it wants to make the estrogen. Now when the LH comes out, जब LH ब्रेन से बाहर निकलता है, वो किस पर्पस से निकलता है? तो जब ये LH बाहर निकलता है, ये फॉलिकल को रप्चर करता है, कॉर्पस लूटियम बनाता है, और ये ग्रैनुलोसा सेल जो पीले रंग के हो जाते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देते हैं अब प्रोजेस्टेरॉन की तरफ।
तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन बनता है ये ब्रेन में जाके बोलता है कि भाई एलएच तुमने अपना काम कर दिया। तो आपको ये सब याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर इतना मूल मंत्र मत भूलिएगा कि जब एलएच निकलता है वो किस पर्पस के लिए निकलता है, वो प्रोजेस्टेरॉन के लिए निकलता है। तो एलएच का पर्पस है प्रोजेस्टेरॉन। ये पंचलाइंस कभी मत भूलिए प्लीज। एफएसएच ब्रेन से क्यों निकलता है, ईस्ट्रोजन बनाने के लिए। एलएच क्यों निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाने के लिए। ये हमारे गायनी का एक बेसिक मूल मंत्र है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओवुलेटरी साइकिल्स आर रेगुलर, एनोवुलेटरी साइकिल्स आर इरेगुलर, ओवुलेटरी साइकिल्स आर पेनफुल, एनोवुलेटरी साइकिल्स आर पेनलेस। ये मूल मंत्र है हमारे गायनी के। और वहीं पे देखिए एफएसएच इज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ईस्ट्रोजन एंड एलएच इज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रोजेस्टेरॉन। कहां होता है, कैसे होता है, ये आपको पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इनको याद रखेंगे। और अब आगे की पढ़ाई करते हैं। देखिए, तो हमारे पास ये सब जो समझ में आ गया, तो एफएसएच वैल्यूज का क्या महत्व है वो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं यहां पे। तो ये जो एफएसएच की बात हम कर रहे थे, जिसका पर्पस ईस्ट्रोजन बनाना होता है, तो नॉर्मल एफएसएच वैल्यूज होती हैं 2 to 6 इंटरनेशनल यूनिट्स। आपको पता है कि FSH acts on the ovary and the granulosa cells make the estrogens। तो ग्रैनुलोसा सेल ईस्ट्रोजन बनाते हैं और ईस्ट्रोजन ब्रेन को मैसेज देता है, तो FSH कम हो जाता है। पर मान लीजिए ये जो ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं और जो फॉलिकल्स में ग्रैनुलोसा सेल हैं, ये फॉलिकल धीरे धीरे कम होने वाले हैं। जैसे जैसे स्त्री उम्र लेती है, और ये स्त्री मान लीजिए 40-45 साल की हो गई है, 45 साल की उम्र में आपको पता है कि फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, तो ग्रैनुलोसा सेल भी कम हो जाते हैं। और जब ग्रैनुलोसा सेल कम होंगे तो उसमें ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ब्रेन को जो मैसेज आता है ईस्ट्रोजन का, वो कम आने लगता है। पर याद रखिए, ब्रेन हमेशा जवान रहता है, शरीर बुढ़ा जाता है, ओवरी ओल्ड हो जाती है, पर जो ब्रेन होता है वो हमेशा जवान रहता है। तो ब्रेन ओवरी को बोलता है भाई तू बना, तू ईस्ट्रोजन बना। ओवरी कहती है भाई रॉ मटेरियल खत्म है, अब मैं इतना ही ईस्ट्रोजन बना सकती हूं। तो ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होने लगता है। ब्रेन गुस्से में कहता है फीडबैक नहीं आ रहा है, तो ब्रेन एफएसएच बढ़ाने लगता है। तो एफएसएच धीरे धीरे उम्र के साथ किसी स्त्री में बढ़ने लगता है। तो एफएसएच अगर 10 से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सजेस्टिव ऑफ मीनोपॉज। और अगर ये एफएसएच हो जाता है 40 से ज्यादा, तो इसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक ऑफ मीनोपॉज। तो कोई औरत 28 साल की, उसका एफएसएच 2 है, नॉर्मल है। एक औरत 45 साल का है और उसका एफएसएच में देखता हूं वो है 15, ठीक है, हाई है, पर इस उम्र के लिए नॉर्मल है क्योंकि इसका मीनोपॉज होने वाला है। और एक औरत 60 साल की है और उसका एफएसएच आता है 80, हाई है, पर इसके लिए नॉर्मल है क्योंकि अब ओवरी का शून्य फंक्शन है, ईस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो ब्रेन में से एफएसएच बहुत हाई निकल रहा होता है। तो ये एफएसएच का नॉर्मल प्ले है। पर अगर किसी का एफएसएच जल्दी बढ़ जाता है, ध्यान दीजिए, एक स्त्री है 28 साल की, उसका एफएसएच होना चाहिए 2, वो मेरे पास आती है, कहती है डॉक्टर साहब मेरी शादी को 4 साल हो गए और मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे पीरियड्स भी बहुत डिलेड हो रहे हैं और बहुत कम आते हैं, तो डॉक्टर साहब मेरे टेस्ट वगैरह कर लीजिए। मैं उसका एक टेस्ट करता हूं, सीरम एफएसएच, और 28 साल की औरत का एफएसएच आता है 15, हाई है ना। 15 नहीं होना चाहिए, 2 से 6 होना चाहिए, पर इसका 15 है, मतलब एफएसएच हाई है, मतलब ओवरी का जो फॉलिकुलर नंबर है वो कम हो चुका है एक जवान लड़की में। तो याद रखिए, कई बार एफएसएच अगर जल्दी बढ़ जाता है तो हमें संकेत मिल जाता है कि इसकी ओवरी का काम जल्दी खत्म हो रहा है। तो याद रखिए, एफएसएच मोर देन 40 इज डायग्नोस्टिक ऑफ मेनोपॉज, बट इफ एफएसएच इज मोर देन 40 बिफोर 40 years एज, इसको बोला जाता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ओवरी का साधारण उम्र में अगर आप बात करें तो साधारण स्त्री में किस उम्र पे फेलियर होता है? आपको पता है कि ओवरी का फेलियर हो जाता है 50 के बाद, ओवरी फेल कर जाती है और एफएसएच बढ़ने लगता है। किसी औरत का मीनोपॉज 42-45 में भी हो सकता है, तो कहते हैं अर्ली मीनोपॉज। पर किसी स्त्री का अगर 40 से पहले ही मीनोपॉज हो गया तो उसे मीनोपॉज नहीं बोलते, उसे बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का आपसे डेफिनेशन पूछा गया है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर इज स्टॉपेज ऑफ ओवेरियन फंक्शन बिफोर 40 years ऑफ एज। और उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं? एफएसएच मोर देन 40 बिफोर 40 years ऑफ एज।
चलिए, ये एक और संकेत हमें मिलता है कि अगर किसी का एफएसएच हाई है 28 साल की उम्र में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 15 चल रहा है 28 साल की उम्र में, मतलब मीनोपॉज तो नहीं हुआ पर वैल्यू तो हाई है ना। इसका मतलब इसमें ओवरी का फंक्शन कम है, मतलब इसके फॉलिकल कम है, मतलब इसका लाइफ में प्रेगनेंसी होना थोड़ा मुश्किल है। तो याद रखिए, एफएसएच की वैल्यू हमें इसकी क्षमता के बारे में भी खबर देती है कि स्त्री की प्रेगनेंसी होने की क्षमता कितनी है। ध्यान रखिए, ओवरी की क्षमता शिशु देने की, ओवरी की क्षमता एक अच्छा अंडा बना के शिशु देने की क्षमता को हम लोग ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। इसके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और घुसते हैं डिटेल में। एफएसएच की वैल्यूज के बारे में आपने समझा, किसी यंग औरत का एफएसएच 2 से 6 और अगर हाई हो जाए तो मीनोपॉज की वैल्यू होती है। यंग औरत में अगर एफएसएच हाई है तो ओवरी का फंक्शन बुरा है, और यंग औरत में एफएसएच बहुत हाई हो गया 40 से ज्यादा तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है। इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखिए। अगली स्लाइड में देखते हैं ओवरी का फंक्शन फिर से एक बार। आपको अगर मैं एक अल्ट्रासाउंड दिखाऊं, ये एक अल्ट्रासाउंड है ओवरी का, और हम कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड में हम ओवरी का जो शेप है उसको देख रहे हैं और ओवरी में कितने एंट्रल फॉलिकल हैं देख रहे हैं। तो ये जो अल्ट्रासाउंड करते हैं इसे बोला जाता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। अभी हम आगे पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ ओवेरियन फंक्शन और ओवुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ ओवुलेशन, तो उसमें ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग फिर से आएगा। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हम 9वें दिनों से शुरू करते हैं, वो टेस्ट ऑफ ओवुलेशन में पढ़ाएंगे। पर अगर मैं किसी स्त्री का शुरुआती दिनों में 1, 2, 3 जब उसके महीने के शुरुआती दिन चल रहे हैं उन दिनों में मैं किसी का अगर अल्ट्रासाउंड करता हूं तो उसके अल्ट्रासाउंड में देखिए ओवरी में कितने पानी से भरे फॉलिकल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पानी से भरे फॉलिकल हैं। इनको बोला जाता है एंट्रल फॉलिकल्स। और आपने मुझे बताया था ये 6 से 7 प्रति माह किसी ओवरी में होते हैं, और इसमें से एक देखिए 14वें दिन पे ये 7 में से एक ये बड़ा हो गया, डोमिनेंट हो गया। 15 से 20 मिलीमीटर पे जब ये बड़ा हो जाता है उसे बोला जाता है डोमिनेंट फॉलिकल। तो 6 से 7 एंट्रल फॉलिकल किसी स्त्री में होते हैं शुरुआती दिनों में, महीने के मासिक धर्म के शुरुआती टाइम पे, और उसमें से एक डोमिनेंट हो जाता है और रप्चर हो जाता है। इसमें एक अंडा होता है, वो आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखेगा, वो अंडा बहुत छोटा होता है, 120 माइक्रॉन्स का होता है। जब ओवुलेशन होगा ये अंडा ट्यूब में चला जाएगा। अल्ट्रासाउंड में मैं जब किसी स्त्री का शुरुआती दिनों में करता हूं, कितने एंट्रल फॉलिकल दिखने चाहिए? 6 से 7, उसमें से एक डोमिनेंट होगा, गुड सिलेक्शन। अब ये 6 से 7 एंट्रल फॉलिकल अगर किसी के हैं तो अच्छा सिलेक्शन है, और एक इनमें से अच्छा एग फॉर्म होके ओवुलेट करने वाला है। अगर ये अल्ट्रासाउंड में इतने एंट्रल फॉलिकल ना दिखें, मान लीजिए मैंने अल्ट्रासाउंड किया एक 45 साल की स्त्री का और उसका ओवरी अब साइज में भी छोटा हो गया, फॉलिकल कम हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में मुझे दिखा एक एंट्रल फॉलिकल, हाँ भाई 45 साल की उम्र है, इसकी तो ओवरी अब खत्म ही होने वाली है फंक्शन में, तो एक एंट्रल फॉलिकल दिख गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई 25 साल की लड़की है, उसका मैंने एंट्रल फॉलिकुलर काउंट किया, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट AFC बोला जाता है, एंट्रल फॉलिकल काउंट किया, मुझे दिखा 7, गुड। एक 45 साल की औरत है, उसमें दिखा 1, ठीक है, 45 साल की, इसमें तो एंट्रल फॉलिकल 1 भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। 60 साल की औरत है, मैंने एंट्रल फॉलिकुलर काउंट किया, ओवरी बड़ी मुश्किल से दिखेगी, 60 साल में पतली सी एक ओवरी होती है तो उसमें एंट्रल फॉलिकल दिखेगा ही नहीं, ये सब नॉर्मल है। पर एक कोई लड़की मेरे पास 28 साल की आती, कहती मेरे 3 साल हो गए शादी को और मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, उसका मैं अल्ट्रासाउंड करके देखता हूं और एंट्रल फॉलिकल काउंट है 1, तो उसकी प्रेगनेंसी का चांस कितना है? अच्छा है कि बुरा है? बहुत बुरा है। तो फिर से वही टॉपिक बैकग्राउंड में जो चल रहा है, ओवेरियन रिजर्व। सो याद रखिए, ये एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, पीछे बताया एफएसएच वैल्यूज, ये हमारे मापदंड हैं पता करने के लिए कि इस स्त्री का शिशु होने की क्षमता क्या है। तो ये ओवेरियन रिजर्व इज द कैपेसिटी टू कंसीव, और उसमें हमारे पैरामीटर्स जैसे एज होती है, तो एक यंग औरत में अच्छा चांस है। साइज ऑफ ओवरी, साइज ऑफ ओवरी 3.5 इंटू 3 इंटू 2.5 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया एक नॉर्मल साइज होता है। सीरम एफएसएच अगर 2 to 6 इंटरनेशनल यूनिट्स है, सीरम ईस्ट्राडोल अगर हाई है, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, एंट्रल फॉलिकल काउंट 6 to 7 पर ओवरी है, तो इस औरत का एक गुड रिजर्व माना जाता है, प्रेगनेंसी होने का चांस अच्छा है। और कैपेसिटी टू कंसीव, किसी
ओल्ड स्त्री में कैसे होती है। किसी स्त्री की उम्र जैसे मान लीजिए 40-45 साल है, उसमें साइज ऑफ ओवरी विल बी स्मॉल और FSH will be more than 10 international units. Estradiol will be low और antral follicle count आपको पता है this will be less than equal to 3 per ovary. तो ये एक ओल्ड औरत की फाइंडिंग होती है। तो एक जवान महिला बड़ी आसानी से अगर कोशिश करे तो प्रेग्नेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज हैं। एक औरत जो 45 साल की है अगर वो कोशिश करेगी तो प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत कम होता है क्योंकि उसकी ये वैल्यूज होती हैं। तो ये है हमारा बेसिक ऑफ ओवेरियन रिजर्व। ये आप लोग सब जानते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई सर ये तो हमें वैसे भी पता था कि किसी जवान स्त्री का प्रेगनेंसी होना बहुत आसान है, किसी ओल्ड औरत का प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल है, तो ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार ये जो वैल्यूज होती हैं ये देखी जाती हैं इफ सीन इन अ young woman. If these values are seen in a young woman, then that is known as a poor ovarian reserve. तो ये हमारे इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें एक ये बहुत बेसिक एस्टिमेशन होता है कि जब हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं हम उसका ओवरियन रिजर्व देख लेते हैं। अगर उसका ओवरियन रिजर्व अच्छा है तो साधारण ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, पर अगर उसका ओवरियन रिजर्व बहुत बुरा है तो जल्दी जल्दी स्टेप्स को कई बार हम लोग स्किप भी कर देते हैं और सीधा IVF की तरफ चले जाते हैं क्योंकि इसके पास टाइम कम है प्रेगनेंसी का, क्योंकि जैसे जैसे ये और ओल्ड होगी इसका रिजर्व और बुरा होने वाला है। तो इसलिए ओवन रिजर्व को हम लोग बहुत टेस्ट करते हैं। इन सब में एक और चीज है जिसके बारे में बात होती है, जैसे ईस्ट्रेडॉल बनता है ग्रैनुलोसा सेल से, ग्रैनुलोसा सेल से इनहिबिन भी बनता है जो एक टेस्ट है ओवन रिजर्व का। एक और टेस्ट है हमारा एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये होता है 2 to 6 नैनोग्राम्स पर ml। तो ये होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन का वैल्यू और ये किसी ओल्ड औरत में लेस देन 1 नैनोग्राम्स पर ml हो जाता है। तो ये AMH भी ग्रैनुलोसा सेल से बनता है। तो ईस्ट्रेडॉल ग्रैनुलोसा सेल से बनता है, AMH भी ग्रैनुलोसा सेल से बनता है और अगर ये 2 to 6 है तो इसका रिजर्व अच्छा माना जाता है और लेस देन 1 है तो बुरा माना जाता है। तो अब याद रखिए इन तीनों में हमारे सबसे अच्छे टेस्ट कौन से होते हैं। इन तीनों में हमारे सबसे अच्छे 3 टेस्ट अच्छे माने जाते हैं और उनमें पहला है सीरम FSH, दूसरा है एंट्रल फॉलिकुलर काउंट और तीसरा है एंटी मुलेरियन हार्मोन। पर आपके नीट एग्जाम में और MCI एग्जाम में आया था क्वेश्चन, कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि इन सब में से सबसे अच्छा सिंगल बेस्ट टेस्ट, तो सिंगल बेस्ट टेस्ट फॉर ओवेरियन रिजर्व is the AMH. The single best test for assessing the ovarian reserve is the anti-Mullerian hormone. All right? चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी के बारे में काफी कुछ हमने देखा है अभी रैपिड रिवीजन में। एक और चीज पढ़ना बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों का एक साथ डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रॉपर चार्ट में। तो अगर किसी स्त्री की मेंस्ट्रुअल साइकिल 0 to 28 डेज होती है और 14 डे पे अगर ओवुलेशन होता है, आपको पता है कि जो शुरुआती 3-4 दिन होते हैं यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। तो ये जो पीरियड का पहला दिन कौन सा होता है? पीरियड का पहला दिन माना जाता है जब ब्लीडिंग शुरू होती है। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज व्हेन द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट्स। पीरियड का पहला दिन जब ब्लीडिंग शुरू होती है, खत्म होने पे नहीं बोलते हैं। जिस दिन आज उसको ब्लीडिंग शुरू हुई ये उसका पहला दिन है। यहां पे मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितने भी कैलकुलेशन है आपके प्रेगनेंसी ड्यूरेशन की, व्हाट इज द LMP? 1st of January. When is the expected date of delivery? Sir, add 9 months and 7 days to 1st of January. तो yes, 9 months and 7 days are added to 1st day of the LMP, जब पीरियड का पहला दिन है। अगर मैं आपको बोलता हूं इस पेशेंट की कितनी प्रेगनेंसी चल रही है और आप बोलते हो 8 हफ्ते, ये 8 हफ्ते में कहां से बोल रहा हूं? 8 वीक्स प्रेगनेंसी। ये कहां से? पीरियड के पहले दिन से। हमेशा याद रखिए, इस पे आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी प्रेगनेंसी अगर मैं बोल रहा हूं 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, ये हमेशा कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको याद रखिएगा। चलिए, तो जब हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या करते हैं जो आके ओवरी पे असर करते हैं। ओवरी में से जो हार्मोन बनते हैं वो कौन से होते हैं और वो एंडोमेट्रियम के ऊपर क्या असर करते हैं। तो पिट्यूटरी हार्मोन सबसे पहले हम FSH की बात करते हैं। वो शुरुआती 3-4 दिन में हाई होता है, वो लो हो जाता है उसके बाद, और मिड साइकिल में एक छोटा सा पीक होता है।
फिर वो लो रहता है और एंड ऑफ द साइकिल वो फिर से बढ़ता है, ताकि अगले साइकिल की शुरुआत में फिर से बड़ा होता है। अब ये जब FSH हाई होता है, ओवरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रल फॉलिकल रिक्रूट करता है। उसके बाद FSH लो हो जाता है। लो FSH इसमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल को स्टिमुलेशन दे सकता है, तो इसमें जो सबसे स्मार्ट होता है वो डोमिनेंट हो जाता है दूसरों के ऊपर। तो एक फॉलिकल दूसरे के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है और बड़ा होने लगता है, और फिर ये जाके 14वें दिन पे इसमें मैच्योर फॉलिकल होता है, जिसमें एक अंडा होता है और इसमें फ्लूइड्स भी होते हैं। तो ये डोमिनेंट फॉलिकल है जिसमें एक oocyte है और फ्लूइड्स हैं। अब ये फॉलिकल जब ये ग्रो कर रहा है, इसमें कौन सा हार्मोन बन रहा है आपको पता है, इसमें ईस्ट्रोजन बन रहा होता है। तो ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द फॉलिकल। अब ये जब फॉलिकल में ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, तो ईस्ट्रोजन कॉजेस प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम is because of the estrogen. Estrogen is coming from the follicle, तो इसको हम follicular phase भी बोलते हैं। Follicular is same as the proliferative phase। अब ये जब estrogen आपने मुझे बताया था 150 to 200 पाइकोग्राम्स होता है, क्यों? क्योंकि फॉलिकल का साइज 15 to 20 मिलीमीटर्स मैच्योर होता है। तो 15 to 20 साइज ऑफ द फॉलिकल मिलीमीटर्स में मेक्स 150 to 200 पाइकोग्राम्स ऑफ एस्ट्राडियोल। ये ब्रेन को मैसेज देता है कि भाई तुम LH को भेजो। तो LH सर्ज होता है, और LH सर्ज इसके पीक से 12 घंटे पे और इसके ऑनसेट से 36 घंटे पे ओवुलेशन होता है। तो LH सर्ज की वजह से फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से ये अंडा oocyte बाहर निकलता है और ये फॉलिकल श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होके बना देता है एक येलो बॉडी जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। तो ये कॉर्पस लूटियम येलो बॉडी जो बन जाता है, अब इसमें कौन सा हार्मोन बढ़ने लग जाता है? इसमें बढ़ने लग जाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो अभी तक कम था, ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगता है, और ये जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगता है, ये कॉर्पस लूटियम की लाइफ तक बड़ा रहता है, और ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन जो बनाता है, इस एंडोमेट्रियम में पानी भरने लगता है ये प्रोजेस्टेरॉन। आपको मैंने बताया था एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रीटरी, फिर ये एंड में जाते जाते टॉर्चुअस हो जाते हैं ग्लैंड्स। सो प्रोजेस्टेरॉन मेक्स द एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी। तो ये प्रोजेस्टेरॉन आता है कॉर्पस लूटियम से, तो इसको लूटियल फेज भी बोला जाता है। अब ये कॉर्पस लूटियम की लाइफ केवल 10 दिन की होती है। आपको पता है कॉर्पस लूटियम टोटल डिजेनरेशन तो 14 दिन में होता है। देखिए लूटियल फेज 14 to 28 डेज के लिए होता है, बट कॉर्पस लूटियम का बेस्ट फंक्शन 10 दिन तक होता है। उसके बाद देखिए कॉर्पस लूटियम जब डिजेनरेट होना शुरू करता है, देखिए पूरे 14 दिन तक वो काम करता है, पर मेजर फंक्शन 10वें दिन तक होता है। तो 10वें दिन पे जब वो डिजेनरेट शुरू होता है, तो उसका प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है तो ये परत झड़ने लगती है और उसको अगला पीरियड आ जाता है। तो आपको सबको पता है व्हाट इज द कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन? द कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल। पर याद रखिए केवल प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल बोलने से नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्पस लूटियम होता है वो थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी बनाता है। तो ये ईस्ट्रोजन का ग्राफ भी मैंने कंप्लीट किया है अभी। ईस्ट्रोजन बढ़ता है फॉलिकल की वजह से, फॉलिकल रप्चर होता है, कॉर्पस लूटियम बनता है, कॉर्पस लूटियम में प्रोजेस्टेरॉन बनने लगता है, बट कॉर्पस लूटियम थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी बनाता है। तो याद रखिए द मेजर फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन बनाना, बट वो थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी बनाता है ताकि एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे। और फिर बाद में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों कम होते हैं जिसकी वजह से विड्रॉल होता है। तो क्लासिकली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन? इट्स अ प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल। बट हाँ, अगर एग्जाम में पूछ लें कि प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल है कि प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन विड्रॉल है, तो प्लीज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन विड्रॉल पे मार्क कीजिएगा। क्लासिकली हम लोग प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल बोलते हैं, बट क्योंकि वो सबसे मेजर हार्मोन होता है लूटियल फेज का। बट अगर ईस्ट्रोजन भी दिया हुआ है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दिया हुआ है, तो उस पे मार्क कीजिएगा अगर एमसीक्यू आता है, उसकी वजह से पीरियड्स हो जाता है। ऑलराइट, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के बाद अब आगे देखते हैं कि इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कोई स्त्री संभोग करती है 14वें दिन पे इंटरकोर्स, तो स्पर्म्स जाके oocyte को फर्टिलाइज कर देंगे और एक भ्रूण बन जाएगा, और भ्रूण आके इंप्लांट होता है एंडोमेट्रियम पे ओवुलेशन के 6ठे दिन पे, जिसको हम बोलते हैं 20th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहां पे अब आप मुझे बताइए कि प्रेगनेंसी मेंटेन कैसे होगी। हम पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के बारे में। तो
जिस दिन इम्प्लांटेशन होता है वो ओवुलेशन के बाद का 6वां दिन होता है। और आपको पता है कि कॉर्पस लूटियम तो केवल 10 दिन तक काम करने वाला है। सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन 10 दिन तक होता है, उसके बाद भी थोड़े दिन काम करता है, पर उसके बाद वो कम काम करता है और 14 दिन पे पूरा डिजेनरेट हो जाता है। पर 10वें दिन तक मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन बनाता है वो केवल। तो मुझे बताइए कि जब ये भ्रूण बैठता है 6ठे दिन पे और कॉर्पस लूटियम का काम अब केवल 4 दिन का बाकी रह गया है, तो 10वें दिन से कॉर्पस लूटियम का जो 10वां दिन होता है, जब उसकी लाइफ का काम खत्म हो जाता है, वो डिजेनरेट होने लगता है, तो उसके बाद प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करेगा? क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने के लिए ये एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी चाहिए। इस सिक्रीशन के लिए हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। तो ये प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम तो अब 10वें दिन के बाद देने वाला ही नहीं है। तो इस प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस के लिए अब क्या चाहिए? इसे प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, वो आएगा कहां से? क्योंकि कॉर्पस लूटियम तो मरने वाला है। तो अब क्या होता है, जब ये प्रेगनेंसी इंप्लांट होती है, इसके साथ अर्ली ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बनने लगते हैं और ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बनाने लगते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यस, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहां से आता है? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम कैसे बनता है? लूटनाइजिंग हार्मोन से कॉर्पस लूटियम बनता है। अब कॉर्पस लूटियम मरने वाला है 10वें दिन पे, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए लूटनाइजिंग हार्मोन एक गोनाडोट्रोपिन है, गोनाड पे ऐड करता है। तो लूटनाइजिंग हार्मोन के जैसा ही एक गोनाडोट्रोपिन चाहिए, इसलिए मैं गोनाडोट्रोपिन समझा रहा था आपको शुरुआत में। तो वो गोनाडोट्रोपिन आता है अब प्लासेंटा, जो इनिशियल प्लास्मा के सेल्स है वहां से। तो ये जो प्रेगनेंसी है अपने साथ जो ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स है उसमें बनाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक मतलब ह्यूमन प्लास्मा से बनने वाला गोनाडोट्रोपिन। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये जो आता है, ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, जिससे प्रेगनेंसी चलती रहती है। तो याद रखिए यहां पे 2-3 चीजें कि जो अल्फा सब यूनिट है HCG का, वो बिल्कुल अल्फा सब यूनिट LH के जैसा होता है। हाँ, ये भी याद रखिए कि ये अल्फा यूनिट ऑफ TSH जैसा भी होता है, बट ये रिलेशन हमें याद रखना है अभी। और LH का एक्शन जो है वो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने का है। तो LH के जैसा ही एक चीज बनती है प्लासेंटा से, जिसका नाम है HCG, जो LH के जैसा एक्शन करती है और वो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करती है, जो प्रोजेस्टेरॉन बना के प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी रेस्क्यूज द कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम को प्रेगनेंसी बचा लेती है। तो प्रेगनेंसी कहती है भाई मुझे तो प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, कॉर्पस लूटियम कहता है मैं सिर्फ 10 दिन तक रहने वाला हूं। प्रेगनेंसी कहती है क्यों? कॉर्पस लूटियम कहता है मेरे पास मेंटेनेंस के लिए कोई स्टिमुलेशन नहीं है, मुझे LH जैसी कोई चीज चाहिए। तो प्रेगनेंसी कहती है मैं देती हूं ना तुझे, HCG है जो LH के जैसा ही है, मैं तुझे HCG देती हूं, तू मुझे प्रोजेस्टेरॉन दे। तो ऐसे प्रेगनेंसी अब मेंटेन की जाती है बाय द कॉर्पस लूटियम। तो याद रखिए, कॉर्पस लूटियम मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को रफली 12 हफ्ते तक, बट 6ठे हफ्ते पे प्राइमरी प्लासेंटेशन हो जाता है, प्लासेंटा बन जाता है, प्लासेंटा की शुरुआत हो जाती है। अब प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है। ध्यान दीजिए, 10 दिन तक कॉर्पस लूटियम रहने वाला था, प्रेगनेंसी आके कॉर्पस लूटियम को रेस्क्यू करती है। अब कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, वो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है 12 हफ्ते तक, बट 6ठे हफ्ते तक जो प्लासेंटा है वो अपनी तरफ से प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो अब क्या होता है, ये प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन बनाने के साथ साथ प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, इस प्लासेंटा की प्रोजेस्टेरॉन की वजह से प्रेगनेंसी पूरी डिलीवरी तक चलती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन डज द प्लासेंटा टेक ओवर द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम? इसे बोला जाता है लूटियो प्लासेंटल शिफ्ट। ये कब होता है? ये होता है 6th वीक पर। ठीक है, कॉर्पस लूटियम कुछ काम करता है 12 हफ्ते तक, पर मेजर फंक्शन कॉर्पस लूटियम का केवल 6 हफ्ते तक होता है। उसके बाद प्लासेंटा प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है डिलीवरी तक। अब याद रखिए कि प्लासेंटा ऐसे क्या बना रहा था जिससे कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन दे रहा था प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए? आपको पता है कि प्लासेंटा HCG बना रहा था, जिसकी वजह से कॉर्पस लूटियम काम कर रहा था बहुत बढ़िया। अब प्लासेंटा HCG का प्रोडक्शन कम कर देता है। ये प्लासेंटा
प्रोजेस्टेरॉन बना के प्रेगनेंसी तो मेंटेन कर रहा है, पर वो एचसीजी का फंक्शन जो प्रोडक्शन है वो कम कर देता है। तो इसलिए कॉपोसूटेमब इसके बाद ज्यादा दिन काम नहीं करता है। तो आपसे ये एचसीजी का ग्राफ भी पूछा गया है। एचसीजी का ग्राफ कैसा होता है? तो एचसीजी का ग्राफ कुछ कुछ ऐसे होता है। एचसीजी सबसे हाई होता है 66th डे ऑफ प्रेगनेंसी। ये आपका एमसीक्यू है। 66 को अगर आप हफ्तों में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 66 को 7 से भाग करेंगे, तो 9 वीक्स प्लस 3 डेज आता है। तो 9 वीक्स प्लस 3 डेज पे एचसीजी सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए, कॉपोसूटियम छठे हफ्ते तक काम करता है, प्लासेंटा अपनी तरफ से प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देता है छठे हफ्ते तक, और प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस टेक ओवर कर लेता है, और ये प्लासेंटा फिर एचसीजी को भी कम कर देता है। तो जैसे जैसे एचसीजी कम होता है, कॉपोसूटियम का फंक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इसलिए एचसीजी का भी ये रोल याद रखिए कि एचसीजी जो कॉपोसूटियम को सेव करता है वो 66 डे तक हाई होता है, मतलब 9 वीक्स एंड 3 डेज तक हाई होता है। उसके बाद ये एचसीजी कम हो जाता है। एचसीजी का हाईएस्ट आप समझ गए 66 डे। आपको एक और चीज याद रखनी कि एचसीजी की वजह से कोई सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को प्रेगनेंसी में, उल्टियां ज्यादा आती हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाइपरेमेसिस का कारण क्या है? एचसीजी है। और हाइपरेमेसिस कब तक रहता है? आप लोग कहते हैं ना पहले 3 महीने तक बहुत उल्टियां आती हैं। अब आप स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि 9 से 10 हफ्ते तक, 9 साढ़े 9 हफ्ते तक एचसीजी हाई होता है। तब तक पहले 10 हफ्ते तक उल्टियां ज्यादा होती हैं, उसके बाद एचसीजी कम होने लगता है, उसके बाद उल्टियां धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाती हैं। तो ये रीजन है उस उल्टियों का। तो ये हमारी प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, और हमने पूरा प्लासेंटल फंक्शन भी पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि जो मेंस्ट्रुअल फंक्शन क्या है, और जब इम्प्लांटेशन होती है तो उसके बाद लूटोप्लास्टल शिफ्ट कब होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ओवुलेशन का हमें ज्ञान कैसे होता है। कोई स्त्री अगर ओवुलेट कर रही है, उसके अंडाशय में अंडा अगर निकल रहा है, तो उसका हम पता कैसे लगा सकते हैं? कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमारी 2 साल से शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम बाकी सारे टेस्ट में एक टेस्ट ये भी करते हैं कि भाई इसको ओवुलेशन भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पीसीओएस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, एनोवुलेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो अगर ओवुलेशन ही नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी ऑब्वियसली नहीं होगी। तो ओवुलेशन कैसे होता है? सबसे पहले याद रखिए टेस्ट का बेसिस क्या है। याद रखिए, जब भी किसी को ओवुलेशन होता है उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। तो दिमाग में याद रखिएगा कि जब अगर किसी को ओवुलेशन हो रहा है तो वी आर चेकिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ऑलराइट, सो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है बाय 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड मत बोलना, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज अ कैटाबॉलिक हार्मोन, ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है। कैटाबॉलिज्म रिलीजेस हीट, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो हीट रिलीज होती है और बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है फ्रॉम द बेसल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट इज द थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा है सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल। ये डे 21 में सीरम प्रोजेस्टेरॉन अगर मोर देन 3 नैनोग्राम्स पर ml से ज्यादा हो जाए तो हमें लगता है कि पेशेंट ओवुलेट कर गई है। तो पीरियड के 21वें दिन पे प्रोजेस्टेरॉन के लेवल, आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 20वें से 24वें दिन पे ज्यादा होता है, इसलिए तो इम्प्लांटेशन विंडो का मैंने आपको फंडा बताया था 20 से 24वें दिन। तो हम लोग ज्यादातर प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट भी उसी टाइम पे करते हैं। तो डे 21 प्रोजेस्टेरॉन मोर देन 3 नैनोग्राम्स पर ml इज डायग्नोस्टिक ऑफ ओवुलेशन। फिर सीरम LH, अगर LH की वैल्यू 15 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा है तो उसका मतलब ओवुलेशन है। ये है सीरम की वैल्यू। अब हमारे पास यूरिन LH किट्स भी हैं। यूरिन LH किट्स कई महिलाएं यूज करती हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ ओवुलेशन, क्योंकि वो खुद चाहती है कि भाई वो डिपस्टिक जैसी होती हैं स्टिक्स, और वो यूरिन डेली मॉर्निंग का यूरिन में वो डिपस्टिक करके देखती हैं। अगर LH हाई होता है तो उसमें इंडिकेटर में पॉजिटिव आ जाता है। तो जब LH किट पॉजिटिव आ जाता है कि ओवुलेशन हो रहा है, तो उन दिनों में वो अपने पार्टनर के साथ संभोग करते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी के चांस वो खुद ही बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर वो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो इन दिनों में वो सेक्स नहीं करेंगे। तो LH किट से ओवुलेशन के बारे में पता चलता है। चलिए, अब और टेस्ट क्या है ओवुलेशन के, देखते हैं आगे। तो टेस्ट ओवुलेशन में हम कर सकते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, इसको बोलते हैं सीरियल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। एक अल्ट्रासाउंड मशीन से हम लोग देखते हैं कि फॉलिकल बढ़ रहा है कि नहीं। तो जनरली हम लोग 9th डे से शुरू करते हैं सीरियल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। ये 9th डे ऑनवर्ड्स हम लोग करते हैं। एवरी ऑल्टरनेट डे, हर दूसरे दिन पे किया जाता है जनरली। तो देखिए, ये अल्ट्रासाउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये डोमिनेंट फॉलिकल है, ये 15 से 20 मिलीमीटर का जब हो जाता है तो इसे बोलते हैं अभी रेडी टू रप्चर है। और फिर हम 1-2 दिन बाद देखते हैं, देखिए इसकी जो
साइड की जो वॉल्स हैं ये थोड़ी इरेगुलर हो गई हैं, तो इसका मतलब फॉलिकल रप्चर हो गया, इसमें से अंडा बाहर निकल गया। तो जब ये वॉल टेंस थी तब हमने देखा कि ये एक मैच्योर फॉलिकल है। इसमें कहीं पे अंडा होता है, वो आपको दिखेगा नहीं अल्ट्रासाउंड पे, क्योंकि वो केवल 120 माइक्रॉन्स का होता है, और फिर जब वो रप्चर होता है अंडा निकल जाता है और ये फॉलिकल श्रिंक हो जाता है। तो इसे बोला जाता है सीरियल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। ये मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है, यूजुअल मेथड ऑफ ओव्यूलेशन टेस्टिंग इन ओपीडी बेसिस पे हम ये टेस्ट, मतलब जैसे मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं, डेली हमारा सुबह जब 8 बजे डिपार्टमेंट शुरू होता है, कम से कम 15-20 पेशेंट का हम लोग सिर्फ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, चाहे और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हो डेली बेसिस की, पर सबसे पहले फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया जाता है। तो ये सबसे कॉमन तरीका है और सबसे आसान तरीका है, अल्ट्रासाउंड करके, ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, और इससे हमें ओवुलेशन पता चलता है। और हमारे पास दूसरे टेस्ट क्या है ओवुलेशन टेस्ट करने का? एक हम लोग कर सकते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी। अब आपको पता है कि एंडोमेट्रियम बायोप्सी जब हम यूट्रस में से करेंगे तो यूट्रस में हम क्या देखना चाहते हैं जिससे हमें पता चलेगा पेशेंट ओवुलेट हो चुका है। तो हम यूट्रस की जो लाइनिंग है, हम एक यूट्रस के अंदर से एक बायोप्सी लेंगे, और इस लाइनिंग में हम लोग क्या देखना चाहते हैं? सिक्रीटरी चेंजेस, इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन ना, टेस्ट ऑफ ओवुलेशन। तो जो प्रोजेस्टेरोन की वजह से सिक्रीटरी चेंजेस होते हैं वो अगर दिख जाते हैं हमें माइक्रोस्कोपी में, तो हमें पता है कि पेशेंट ओवुलेट कर गई है। तो इसलिए हम लोग ये टेस्ट ऑफ ओवुलेशन एंडोमेट्रियल बायोप्सी कब करते हैं? इट इज डन आफ्टर द 14 डे। मान लीजिए उसका पीरियड आया था 1 जुलाई, तो हम एज्यूम करते हैं कि 14 जुलाई को उसको ओवुलेशन हुआ होगा, और फिर हम 20, 22, 23, 24 जुलाई को कभी उसका एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके, एंडोमेट्रियल बायोप्सी को हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा जाएगा। वो लोग उस बायोप्सी के मटेरियल को स्टेन करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में देख के बताएंगे कि सिक्रीटरी चेंजेस हैं कि नहीं। सो एंडोमेट्रियल बायोप्सी शोज सिक्रीटरी चेंजेस। पर अब हमें एक और चीज भी देखनी है कि अगर हमने मान लीजिए बायोप्सी करी थी डे 20 ऑफ द साइकिल, तो सिक्रीटरी चेंजेस ऑफ डे 20 दिखने चाहिए। वी शुड सी दैट। मतलब अगर मैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी 20th डे पे लेता हूं, मान लो 1 जुलाई को पीरियड आया और 20 जुलाई को मैं उसका एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेता हूं, तो जब मैं बायोप्सी को पैथ वाले देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में जब मैं देखूंगा तो उसमें सिक्रीटरी चेंजेस अप्रोप्रिएट फॉर डे 20 होने चाहिए। और जब मैं डे 24 को करता हूं मान लीजिए, तो सिक्रीटरी चेंजेस ऑफ डे 24 दिखने चाहिए। जाहिर है कि अगर 20th डे पे करूंगा तो सिक्रीटरी चेंजेस होंगे, और 24वें दिन पे करूंगा तो उसमें भी सिक्रीटरी चेंजेस होंगे, पर 24वें दिन पे सिक्रीटरी चेंजेस 20वें दिन से ज्यादा होंगे। और पैथ वाले वेल ट्रेंड होते हैं, वो कभी भी किसी भी एंडोमेट्रियम को आप प्लेट करके स्लाइड में उन्हें दे दीजिए और स्ट्रेन करके दे दीजिए, वो देख के बता देगा आपको कि डे 20 है, डे 24 है, या डे 5 है, डे 7 है। ये भी बता सकते हैं आप लोगों को, कोई भी पैथोलॉजिस्ट, इनकी ट्रेनिंग होती है कि आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी से डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बता सकते हैं। तो मैं इसको क्यों आपको इतना बड़ा चढ़ा के बता रहा हूं? पहली चीज, एंडोमेट्रियल बायोप्सी में सिक्रीटरी चेंजेस पता चलते हैं, मतलब पेशेंट ओवुलेट हो गई है। और ओवुलेशन होने से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन बनता है। प्रोजेस्टेरोन कहां से बन रहा है? कॉर्पस से बन रहा है। और कॉर्पस से प्रोजेस्टेरोन एप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर द डे, जिस दिन का मैंने बायोप्सी किया है उस दिन के लिए जितना निर्धारित प्रोजेस्टेरोन है उतना निकल भी रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए हम ये चीजें आपको समझा रहे हैं कि 20वें दिन पे 20वें दिन के चेंजेस होने चाहिए, 24वें दिन पे 24वें दिन के चेंजेस होने चाहिए। मान लीजिए if day 24 biopsy, BX electron biopsy is done and it shows day 20 secretion, इस बात का मतलब क्या हुआ कि 24वें दिन की बायोप्सी ली है पर उसमें सिक्रीटरी एक्टिविटी केवल 24वें दिन की आ रही है। मतलब पेशेंट में ओवुलेशन हुआ है कि नहीं? हाँ भाई, ओवुलेशन तो हुआ है, तभी तो सिक्रीटरी एक्टिविटी आ रही है। पर सिक्रीटरी एक्टिविटी कितनी है भाई? 24वें दिन पे 24वें दिन के चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, उसमें 20वें दिन के चेंजेस दिख रहे हैं। मतलब सिक्रीटरी एक्टिविटी है पर 24वें दिन के जितनी नहीं है। मतलब इसका कॉर्पस काम तो कर रहा है पर कम काम कर रहा है। तो अगर ये जो लैग है, therefore if the lag between expected and observed, जितनी उम्मीद है और जो देखा जा रहा है, if the lag is more than equal to 2 days, उससे हम बोलते हैं लुटियल
फेज डिफेक्ट, तो पेशेंट ओवुलेट कर रही है पर इतना प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना रही है जितना उस दिन के लिए होना चाहिए। तो इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट ओवुलेट कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन बना रही है पर एप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं बना रही है। तो जो भ्रूण को जितना प्रोजेस्टेरॉन चाहिए बैठ के पनपने के लिए उतना प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है, तो इस पेशेंट को कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है और अर्ली अबॉर्शंस भी हो सकते हैं इस पेशेंट को। तो लूटियल फेज डिफेक्ट एक वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड अबॉर्शन माना जाता है। चलिए और चेंजेस देखते हैं टेस्ट ऑफ ओवुलेशन में। हम देख सकते हैं मिटलशमर्स, जिसको बोला जाता है मिड साइकिल पेन। मिड साइकिल पेन मतलब जब पेशेंट ओवुलेट करती है, जब फॉलिकल रप्चर होता है तो oocyte तो ट्यूब में चला जाता है बट फॉलिकल का ब्लड पाउच ऑफ डगलस में ट्रिकल करता है और पेशेंट को इरिटेशन होता है, उसकी वजह से उसे पेन होता है। तो मिड साइकिल पेन, मिटलशमर्स, इट्स अ अनरिलायबल, ये अनरिलायबल साइन है ओवुलेशन का, क्योंकि पेट में दर्द होने के और भी कई कारण हो सकते हैं। उसको कोलाइटिस हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, सोआ स्ट्रेन हो सकता है, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से पेन एब्डोमेन हो सकता है किसी को भी। तो इसलिए ये बहुत रिलायबल साइन नहीं है टेस्ट ऑफ ओवुलेशन का। लैप्रोस्कोपी, हम लैप्रोस्कोप करके ओवरी को देखते हैं और ओवरी में अगर मुझे एक कॉर्पस लुटियम दिख जाए, येलो बॉडी दिख जाए, बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवुलेशन माना जाता है। सो ये होता है बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओव्यूलेशन। याद रखिए कि लैप्रोस्कोपी हम हर पेशेंट का जो ओपीडी में आता है टेस्ट ओवुलेशन के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है। पर हाँ, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि बेस्ट टेस्ट ऑफ ओवुलेशन, बेस्ट एविडेंस ऑफ ओवुलेशन क्या है, ऑब्वियसली लैप्रोस्कोपी से आपको कॉर्पस लुटियम दिख गया, येलो बॉडी ओवरी में दिख गई, मतलब पेशेंट ओवुलेट कर चुकी है। बट आप हर पेशेंट का क्या लैप्रोस्कोपी करोगे ओवुलेशन देखने के लिए? तो इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए। आपकी गाइड बुक्स में बेस्ट टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ऐसे करके आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओ, आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डे टू डे एस्टिमेशन ऑफ ओवुलेशन, वो आपको पता है, वो है सीरियल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। और व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट ऑफ ओवुलेशन इफ इट इज डन, मान लो मैं लैप्रोस्कोपी कर रहा हूं, मुझे कॉर्पस लुटियम दिख गया, दैट इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ ओवुलेशन। तो जैसा क्वेश्चन आया वैसा आंसर देना, क्योंकि आप इस टॉपिक को समझ चुके हैं। और सर्वाइकल म्यूकस स्टडीज क्या होता है? आप जानते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस स्ट्रेचेबल होता है, स्पिन बकेट, और फर्निंग होती है, जो अगर आप इस म्यूकस को आप स्लाइड पे डाल दें और सुखा दें तो आपको फर्नट्री पैटर्न दिखता है। तो स्पिन बकेट एंड फर्निंग, ये जो दो टेस्ट होते हैं ये सर्वाइकल म्यूकस में होते हैं। पर ये कब होते हैं? ये ज्यादा होते हैं साइकिल के 14वें दिन पे, 13-14 डे पे। स्पिन बकेट एंड फर्निंग इज मैक्सिमम बिकॉज इट इज ड्यू टू ईस्ट्रोजन्स। प्रोजेस्टेरॉन नहीं है स्पिन बकेट एंड फर्निंग का कारण, तो ईस्ट्रोजन्स करते हैं स्पिन बकेट एंड फर्निंग। तो अगर पेशेंट ओवुलेट कर जाती है, ये जो स्पिन बकेट, जो स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस है, और जो फर्नट्री पैटर्न है, ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? ईस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। पर जब पेशेंट ओवुलेट हो जाती है तो कौन सा हार्मोन बढ़ता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो हमें इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन देखना है। तो प्रोजेस्टेरॉन सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, गाढ़ा कर देता है। तो जब अगर पेशेंट का मान लीजिए 1 जुलाई को पीरियड आया और 14 को मैं ओवुलेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं और 20 जुलाई को मैंने पर वजाइनल एग्जामिनेशन करके थोड़ा सा सर्वाइकल म्यूकस अपने फिंगर्स पे देखा, और जब मैंने फिंगर स्ट्रेच करी तो ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ बल्कि सर्वाइकल म्यूकस टूट गया और सर्वाइकल म्यूकस थिक है, मतलब ये लॉस ऑफ स्पिन बकेट है, लॉस ऑफ फर्निंग भी दिखेगा। तो इसका मतलब पेशेंट ओवुलेट कर चुका है। प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन देखने भाई ओवुलेशन के लिए, तो आप लोग कई बार गलती करते हो, स्पिन बकेट एंड फर्निंग आप ओवुलेशन बोलते हो। जी नहीं, स्पिन बकेट एंड फर्निंग इज ड्यू टू ईस्ट्रोजन। सो लॉस ऑफ स्पिन बकेट एंड फर्नट्री पैटर्न इज इक्वल टू ओव्यूलेशन। ठीक है, तो स्पिन बकेट एंड फर्निंग को ओवुलेशन नहीं बोलना है, वो ईस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। लॉस ऑफ स्पिन बकेट एंड लॉस ऑफ फर्निंग इज ओवुलेशन। All right, so these are the tests of ovulation. ठीक है?